डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पार्ट थर्ड। जैसे कि इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कुछ ऐसे एसेंशियल्स हो सकते हैं जो कि सेक्शन 10 में डिस्क्राइब्ड हैं कि किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में बदलने के लिए ज़रूरी है कि कुछ तत्वों का हमें ध्यान रखना चाहिए, तभी वह एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसके लिए नेक्स्ट हमारा असेंशियल आता है लॉफुल कंसीडरेशन। वैध अनुबंध के निर्माण के लिए, या हम कह सकते हैं कि अग्रीमेंट को राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय कराने के लिए प्रतिफल का होना बहुत ही आवश्यक है, जो कि सेक्शन 25 में डिस्क्राइब किया गया है। प्रतिफल से आशय होता है कुछ के बदले कुछ, समथिंग इन रिटर्न। तो किसी भी ठहराव को करने वाले दोनों पक्षकारों के लिए यह आवश्यक है कि वह कुछ प्राप्त करें और कुछ प्रदान करें। तो ऐसा ठहराव जिसमें प्रतिफल की विद्यमानता नहीं है, वह ठहराव राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होता है। द अग्रीमेंट विच इज़ नॉट हैविंग द कंसीडरेशन cannot be converted into contract because it is not enforceable by law। क्योंकि सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने कुछ कार्य किया है या उसके करने से अलग रहा है, सेकंड कुछ कार्य करता है या उसको कार्य करने से अलग रहता है, या फिर कुछ कार्य करने या करने से अलग रहने का वचन देता है, तो ऐसा कार्य या उससे विरत रहने या वचन, उस वचन का प्रतिफल कहलाता है। इट मीन्स ऑन द will of the promisor, if the promisee or the any other person has done any work or abstained from doing that work, or he is doing or abstain from doing, or in future he promises to do the work or abstain from doing the work, is known as the consideration। तो इस तरह से इस उपरोक्त धारा सेक्शन 2 के एक्सप्लेनेशन से ये क्लियर हो जाता है कि वैध अनुबंध के निर्माण के लिए कंसीडरेशन का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कंसीडरेशन प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट हो सकता है, या फ्यूचर का भी हो सकता है, क्योंकि कानून की दृष्टि में पर्याप्त प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं है, बल्कि कुछ प्रतिफल अवश्य होने चाहिए। प्रतिफल का प्रचलित मुद्रा में होना, प्रतिफल वास्तविक मूल्यवान होना चाहिए। कंसीडरेशन किसी भी कार्य को करने अथवा न करने के लिए भी हो सकता है। तो इस तरह से ठहराव करने वाले दोनों पक्षकार पारस्परिक रूप से वैधानिक संबंध स्थापित करना चाहते हैं या नहीं, यह डिपेंड करता है। तो सामान्य रूप से प्रत्येक अनुबंध के निर्माण के लिए प्रतिफल का होना अनिवार्य है, लेकिन सेक्शन 25 में कुछ अपवाद भी दिए गए हैं जिनके बिना प्रतिफल के लिए के भी अनुबंध बिना प्रतिफल के भी अनुबंध वैध होता है। तो उसमें पहला हम देखते हैं कि जब कोई अनुबंध प्राकृतिक प्रेम या स्नेह से प्रेरित हो या क्लोज रिलेशंस के बीच में हो। सेकंड, जब कॉन्ट्रैक्ट स्वेच्छा से किए गए कार्य की क्षतिपूर्ति के लिए किया गया हो, या जब अनुबंध अवधि या समय वर्जित बल के भुगतान के लिए किया गया है, या निःशुल्क निक्षेप के अनुबंध की स्थिति में भी हो सकता है, एजेंसी के अनुबंध की दशा में भी हो सकता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो देख सकते हैं कि यदि 5,000 रुपये लेकर 2 माह बाद पीएमटी की गाइड लिखकर देना एक पर्सन के द्वारा और उसके पब्लिशर के बीच का कंसीडरेशन है, तो यहाँ जो राइटर है उसके लिए 5,000 रुपये मिलना तथा प्रकाशन के लिए 2 माह बाद पुस्तक प्राप्त होना वैधानिक प्रतिफल हो सकता है। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में देखें हम, तो यदि आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, आप दुकानदार से कहते हैं क्या मुझे पेन देंगे, वो कहता है ठीक है 10 रुपये का पेन है, तो आपने पेन लिया और बदले में 10 रुपये दिए, तो ये क्या हुआ,
ये कंसीडरेशन हुआ। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ज़रूरी है कि कंसीडरेशन हो। नेक्स्ट आता है लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन। तो किसी भी वैध अनुबंध के निर्माण के लिए यह भी बहुत आवश्यक है कि ठहराव करने का उद्देश्य वैधानिक हो, अर्थात वह उद्देश्य राजनियम की दृष्टि से मान्य होना चाहिए। तो ठहराव करना या अग्रीमेंट करने का उद्देश्य कभी भी अवैध, इलीगल, अनैतिक या इट शुड नॉट बी अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें कि अग्रीमेंट का उद्देश्य अवैधानिक माना गया है, लेकिन ऐसी स्थिति में ठहराव व्यर्थ और अवैध हो सकता है। नेक्स्ट आता है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ज़रूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट में सर्टेनिटी होनी चाहिए, निश्चितता होनी चाहिए। अर्थात ठहराव का अर्थ शर्तें, मूल्य, मात्रा, सुपुर्दगी का समय, स्थान या उसकी परफॉर्मेंस मेथड, माल की प्रकृति आदि महत्वपूर्ण बातें निश्चित होनी चाहिए। यदि किसी ठहराव की महत्वपूर्ण बातें अनिश्चित हैं, डबल मीनिंग वाली हैं, तो ठहराव को राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं करवाया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल XY को कहता है कि मैं अपना मकान बेचना चाहता हूँ या तो 6 लाख में या 7 लाख रुपए में। तो यहाँ पर इट इज़ नॉट क्लियर, सर्टेनिटी नहीं है कि दोनों मूल्यों में से कौन सा मूल्य लिया जाएगा, 6 लाख लिया जाएगा या 7 लाख लिया जाएगा। तो इसके लिए स्पष्ट करने के लिए कुछ भी नहीं आता, ये ठहराव व्यर्थ कहलाएगा। तो निश्चितता भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ठहराव को अनुबंध में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। जब भी कोई ठहराव या अनुबंध किया जाता है तो उसका मुख्य उद्देश्य उसका निष्पादन करना ही होता है। वैध अनुबंध के निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक है कि जो पार्टीज़ हैं उनके द्वारा जो अग्रीमेंट किया जा रहा है उसके अंतर्गत उत्पन्न दायित्वों का निष्पादन या परफॉर्मेंस वैधानिक रूप से संभव होना चाहिए। लेकिन कुछ ठहराव ऐसे हो सकते हैं जो कि करने के बाद भी हम असंभव हो जाए, जैसे कि विषय वस्तु का नष्ट हो जाना या राजनियम के लागू होने के कारण या युद्ध के कारण, विदेशी शत्रु हो जाने के कारण संभव नहीं हो पाता है। तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल X और Y के बीच आसमान से तारे तोड़कर लाने के लिए किया गया ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ है, क्योंकि इस तरह का कार्य पॉसिबल है ही नहीं। तो इस तरह से यह व्यर्थ हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा अग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड। ऐसे अग्रीमेंट्स जो कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2G के अनुसार अनुबंध की वैधता के लिए आवश्यक है कि कोई ऐसा ठहराव नहीं हो जो कि राजनियम द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित कर दिया गया है। अर्थात वॉइड अग्रीमेंट राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं। कुछ ऐसे ठहराव हो सकते हैं जो कि समाज के हित में भारतीय अनुबंध अधिनियम में स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित कर दिए गए हैं। उनके अलावा कोई भी ठहराव व्यर्थ घोषित ठहरावों में नहीं होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट आता है हमारा इसमें कंप्लायंस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सेक्शन 10 के अनुसार अनुबंध का लिखित साक्षी द्वारा प्रमाणित और पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि किसी विशेष अधिनियम के द्वारा ऐसा किया जाना आवश्यक है तो कॉन्ट्रैक्ट रिटन में होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए या रजिस्टर्ड होना चाहिए। अर्थात किसी भी विशेष अधिनियम के द्वारा निर्धारित विभिन्न वैधानिक औपचारिकताओं का पालन करना अत्यंत ही आवश्यक है, जैसे कि बीमा के अनुबंध में या विनिमय पत्र, चेक, प्रतिज्ञा पत्र के आदि के संबंध में हो सकता है। तो इस तरह से जो हमने ऊपर डिस्कशन पूरा देखा है उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि वेरियस एसेंशियल्स मस्ट बी देयर टू कन्वर्ट एन एग्रीमेंट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट।